जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल द CBSE बाय द मास्टर जी क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने यह जाना था कि पढ़ाई कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें हमने यह जाना था कि किस प्रकार से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और आज वो दिन आ चुकी है जिसमें हम अपने क्लास को शुरू करेंगे, क्लास को जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हंसते खेलते हुए पढ़ के खत्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इलेक्ट्रिक करंट को हम शुरू करते हैं। फिजिक्स के चौथे चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है हमारा चैप्टर का? नाम इलेक्ट्रिक करंट है और ये आपके चैप्टर 4 में है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट। बालक, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट आपको बता दें, इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट है द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हमको दो शब्द को समझना पड़ेगा। दो शब्द होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। सो क्या कंडक्टर होता है और एक होता है इंसुलेटर। हमको पहले कंडक्टर को समझना होगा, फिर हमको इंसुलेटर को समझना होगा, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। कंडक्टर क्या होता है बालक? कंडक्टर कुछ नहीं होता है भैया। कंडक्टर का मतलब होता है जो आसानी से बिजली को कंडक्ट करवा दे, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। बस वाला कंडक्टर नहीं कि 10 रुपया टिकट 10 रुपया टिकट, वो वाला नहीं। वो वाला कंडक्टर जो आसानी से बिजली को कंडक्ट करवा दे, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। हम लोग उसको भी सीखेंगे कि हाउ अ कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ अ कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो आगे चल के सीखेंगे। वो एक लेजर कोई वीडियो होगा, उसमें हम आके बता देंगे आपको कैसे कंडक्ट करता है, उसको बाद में समझेंगे। पहले इसको देखते हैं, ठीक है बालक? तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होता है जो किसी भी बिजली को कंडक्ट करवाता है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। या अपने में से होके बिजली को प्रवाह होने देता है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। विच allows to flow the current through it is known as conductor। मीन्स अपने अंदर से अगर आप कोई चीज की प्रवाह होने दे रहे हैं, वो आप क्या है? कंडक्टर हैं। तो कंडक्टर का काम क्या है? बिजली को प्रवाह करना, बिजली को अपने अंदर से जाने देना। बोला जाओ तो वो क्या कहलाती है? कंडक्टर कहलाती है। और इंसुलेटर किसको कहते हैं बालक? इंसुलेटर का मतलब होता है जो बोले नहीं जाने देंगे। इंसुलेटर किसको कहते हैं? नहीं जाने देंगे। तो इंसुलेटर उसी को कहते हैं। इंसुलेटर मतलब समझ में आया कि नहीं आया? कंडक्टर मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं अपने कॉपी में तो लिख लीजिए कंडक्टर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर देके हेडिंग दीजिएगा, कंडक्टर देके एक डैश दीजिएगा, लाइन लिखिए कंडक्टर किसको कहते हैं। कंडक्टर कहते हैं इट इज अ सब्सटेंस विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट to flow through it. It is a substance which allows electric current to flow through it is known as conductor. Like metal rod is the best example of conductor, copper। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर का लिखिएगा, it is a substance which doesn't allow electric current to flow through it is known as insulator। तो फ्लो थ्रू इट इज नॉन एज इंसुलेटर। तो वो दो चीज हमारा खत्म हो गया। ये दो चीज कोई बड़ा चीज है नहीं बालक। अब सबसे मेन चीज आती है, हम अपने चैप्टर की ओर आते हैं। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे क्या इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर is known as इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? हम इसी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। बालक इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर में से, कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक।
तो कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? चार्ज के फ्लो को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो बालक भैया मन में ये सवाल जनरेट हो रहा है कि चार्जेस किसको कहते हैं? व्हाट इज चार्जेस? वी डजंट नो व्हाट इज चार्जेस। तो चार्जेस के मतलब भी आपको बताते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी कंडक्टर में से जब चार्जेस का फ्लो होगा वो क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है बालक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए ठीक, अब आते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं? चार्जेस किसको कहते हैं? व्हाट इज चार्जेस? चार्जेस के बारे में समझते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। व्हाट इज चार्जेस? चार्जेस का मतलब होता है, चार्जेस का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्जेस। मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor, flow of electron in a conductor is known as charges, is known as charge। कहिए, देखिए मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक करंट को बोले आपको डेफिनेशन बताने के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या बोले? फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बहुत बढ़िया बताएं। अब अगर मैं चार्जेस का बोलूं, चार्जेस क्या होता है? तो चार्जेस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं? हम चार्जेस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर इज नोन एज चार्जेस। मींस मान लिया जाए कि ये कोई भी क्या है? ये कोई भी कंडक्टर है बालक। ये क्या है? कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में से क्या, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? पहले से मौजूद रहता है। जैसे ही हम इसमें बिजली देते हैं, बिजली आई तो जैसे ही बिजली आई वैसे ही यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो इससे टकराया, इससे टकराया, इससे जाके टकरा के यहाँ करंट पहुंचा दिया। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम चार्जेस कहते हैं और चार्जेस के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये दिमाग में आप लोग के स्थिर होना चाहिए, मोटे बुद्धि में घुस जाना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा चार्जेस के बारे में जानते हैं। चार्जेस का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है। इस चीज को याद रखना है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो बालक अभी मन में यह आएगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट आपको बता दें, जिस तरह से आप लेने जाते हैं कहीं पर भी सब्जी उब्जी लेने गए, मान लीजिए कोई भी सब्जी लिए और तो वो 10 रुपया किलो है, ठीक है? तो वो ऐसे करके उठा के 10 रुपया का नहीं ना दे देता है, लो ले जाओ। वो नापता है। तो सब्जी आप लेते हैं किसमें? किलो में है। तो चार्जेस किस में नापते हैं? कूलम में नापते हैं। तो नापने की विधि होती है ऐसा यूनिट। नापने की क्या होती है? विधि होती है, ऐसा यूनिट कहते हैं उसको, नापने की विधि को। आप लोग के दिमाग में घुसा ये चीज, नापने की विधि को क्या कहते हैं? ऐसा यूनिट कहते हैं, ठीक है? चलिए तो ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। चार्जेस को हम दर्शाते हैं क्यू से। किससे दर्शाते हैं? चार्जेस को क्यू से दर्शाते हैं। अब क्यू बराबर होता है एनई। क्या होता है? एनई होता है। तो चार्जेस इन द चार्ज क्या है? चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? यहां पर थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है NE होता है, ठीक है? तो Q बराबर जब NE होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज Q? व्हाट इज चार्जेस? तो चार्जेस इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस दैट इसका मतलब क्या हुआ? चार्जेस इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यह हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4। इंटीग्रल मल्टीपल हुआ कि नहीं? मतलब एक नंबर हुआ कि नहीं? तो वही क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? चार्जेस कहते हैं। तो Q बराबर क्या हो गया? Q बराबर हो गया Ne। और इस Ne में एक चीज याद रखिएगा बालक, इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है वो होता है कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज आपको अपने दिमाग में स्टोर करना है, कॉपी में लिखते जाइएगा एक एक चीज को।
इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1 सॉरी, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहां तक कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सवाल एक बनेगी आप लोग के एग्जाम में, आप लोग के सामने सवाल क्या बनेगी? अगर मान लिया जाए, अगर आप लोग के एग्जाम में सवाल क्या बनेगी? सवाल ये बनेगी, जस्ट सपोज देखिए, सवाल ये बनेगी, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द चार्जेस कंटेंड, क्या है? फाइंड द चार्जेस कंटेंड इन अ कंडक्टर of 5 unit find the charges contained in a conductor of 5 unit value of an electron, 5 unit value of an electron। तो ये सवाल है, हम लोग को निकालना है कि चार्ज कितना कंटेन होगा एक कंडक्टर में। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, हम बनाने जा रहे हैं इस चीज को, देखिएगा। अगर आप लोग बना रहे हैं तो पॉज करके वीडियो को बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर मिलाइएगा। बात यहाँ पर ये आती है, मान लिया जाए कोई ये कंडक्टर है, क्या है ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। तो ये अगर कोई कंडक्टर है बालक, तो हमको बोल रहा है कि फाइंड द चार्जेस कंटेन्ड इन अ कंडक्टर ऑफ 5 यूनिट वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि इस कंडक्टर में 5 यूनिट वैल्यू वाला को इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? 5 यूनिट वैल्यू वाला को इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो 5 यूनिट वैल्यू वाला अगर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो इसमें कितना चार्जेस होगा वो हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? N ही होता है। और 5 यूनिट दिया हुआ तो 5 हमारा वैल्यू दिया हुआ N का वैल्यू, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है कि नहीं होती है? होती है। 1.6 है तो 8 हो जाएगा, 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और Q बराबर हमारा क्या आ गया? कूलम। एक चीज याद रखिएगा बालक, एक चीज याद रखना, इस लास्ट में जो C लिखा हुआ है, कूलम लिखा हुआ है, इसको लगाना नहीं भूलना है। अगर ये भूले तो जिंदगी तुमको भुला देगी, मतलब ये हमारा सवाल पूरी तरीका से गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं चार्जेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सवाल और तरीका से बन सकता है, हो सकता है कि आपसे N का वैल्यू पूछ लिया जाए, आपको Q का वैल्यू देके, तो N का वैल्यू कैसे निकलेगा? N का वैल्यू निकल जाएगा Q/E से, इस तरह से। कोई बड़ा चीज यहां पर है नहीं, ठीक है। तो जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, आगे समझते हैं क्या क्या चीज होती है, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। हम इलेक्ट्रिक करंट की ओर आते हैं, अब इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन करो बालक सब। हाँ, तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट की ओर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? जो हमको झंझना दे वो इलेक्ट्रिक करंट होती है। गलत। फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स चार्ज के फ्लो को, चार्ज के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट को जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से दिखाते हैं, डिनोटेड विथ आई। क्या कहते हैं? डिनोटेड बाई आई। किसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। इस चीज को याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट को हम किसे दिखाते हैं? आई से दर्शाते हैं। और सुनिए थोड़ा सा, अभी और सुनो, देखो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है इलेक्ट्रिक यूनिट की एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है बालक, ठीक है। अब और आगे जाते हैं, अब इसकी फॉर्मूला को जानते हैं। तो I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। ये चीज तो और बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चीज आप बता दिए। अब अगर हम बहुत बढ़िया चीज बताए हैं तो इससे हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। अगर हम ये डेफिनेशन भूल गए, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, पहली बात तो ये भूलने वाली चीज नहीं है। अगर वो कोई भूल रहा है तो उससे बड़ा गधा, वो छोड़ दो पढ़ाई, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक। अब बात आती है कि कहते किसको हैं? I बराबर Q/T। I बराबर Q/T क्या है? तो समझना है,
किसी भी कंडक्टर में टी समय में क्यू चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ में आया क्या? समझना फिर से। आई बराबर क्या है, क्यू बटे टी है। ठीक है, आई बराबर क्या है, क्यू बटे टी है। तो हम क्या बोले, किसी भी कंडक्टर में टी समय में, कितने समय में, टी समय में क्यू चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो गया क्यू बटे टी हो जाता है। आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर हो जाता है क्यू बटे टी। ठीक है, आप लोग के दिमाग में स्टोर कर लेना है। आई बराबर क्या हो जाता है, क्यू बटे टी हो जाता है। चलिए ठीक है, इतना दूर ठीक है। आई बराबर क्यू बटे टी, ऐसा यूनिट एम्पियर डिनोटेड बाय आई, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आगे जाएं तो हम लोग से एग्जाम में एक सवाल बनता ही है, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करते हैं, समझते हैं। देखिएगा थोड़ा सा 1 एम्पियर क्या होता है। इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर, if there is a if there is a flow, there is a, सॉरी थोड़ा सा लिखिएगा यहाँ, there is a flow of 1 coulomb charge in 1 second is known as 1 एम्पियर। अब मन में ये आएगा कि क्या लिख दिए हैं, समझे में नहीं आ रहा। समझ में आएगा काहे नहीं, देखो समझो। आई बराबर होता है क्यू बटे टी, और हम लोग जानते हैं ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इसको हम जब भी सॉल्व करके किसी भी तरह का आंसर लाएंगे तो वो हमारा किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, किसी भी कंडक्टर में से अगर फ्लो हो रहा है 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो वो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। देखिएगा इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। ठीक, अगर हम चार्ज को ले ले 1 कूलम, अगर हम टाइम को ले ले 1 सेकेंड, तो एक एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो एक क्या होगा, एक हमारा आंसर क्या आएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो उसी तरह 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज के फ्लो को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। 1 कूलम चार्ज के फ्लो कितने में, 1 सेकेंड में, वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। उससे ये कोई बड़ा डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है 1 एम्पियर को डिफाइन करना। 1 एम्पियर क्या है, कोई भी कंडक्टर में से अगर फ्लो हो रहा है 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारे लिए 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक है बालक, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो 1 एम्पियर हमें समझ में आ गया आसानी से। अब आइए थोड़ा सा इसके कुछ सवाल को करते हैं। आई बराबर क्यू बटे टी के ऊपर जो कुछ सवाल बनते हैं उसको करते हैं। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बटे टी होता है। तो आई बराबर जब क्यू बटे टी होता है तो हमसे सवाल ये पूछेगा, फाइंड द करंट इन अ कंडक्टर, फाइंड द करंट इन अ कंडक्टर इफ 5 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल है ये सवाल हम आपको बताने के लिए सिर्फ दिए, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, सेक ऑफ नॉलेज के लिए, कि आप लोग फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला पे अगर आप पुट करने सीख जाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं बना पाइएगा, सिंपल बात है। तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या, फाइंड द करंट इन अ कंडक्टर इफ 5 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 2 सेकेंड। तो आई बराबर क्या होती है, आई बराबर होती है क्यू बटे टी। और यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको आई निकालना है, क्यूब दे दिया गया है 5 कूलम है, टी दे दिया गया है 2, तो क्यों ना इसमें बैठा देंगे क्यूब 5 बटे 2, 5 कूलम बटे 2 सेकेंड, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर करंट जो है हमारे कंडक्टर में से फ्लो होगा, 2.5 एम्पियर करंट जाएगा और ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एक और सवाल लिखिएगा। सवाल है, इफ
10 एम्पियर current is flowing in a conductor of 5 coulomb charge. So find the time taken by charges to flow through it. सवाल है कि अगर किसी भी कंडक्टर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है कौन से कंडक्टर में? जिस कंडक्टर में 5 कूलम चार्ज मौजूद है। तो हमको ये बताइए कि उसमें कितना टाइम लिया जाएगा चार्ज को फ्लो होने में इधर से उधर। तो समझिएगा, हमको क्या दिया गया? आई दे दिया गया है 10 एम्पियर, ठीक है। आई के बाद क्यू दे दिया गया है 5 कूलम, और उसके बाद हमसे टी पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होती है? आई बराबर होती है क्यू बटे टी। तो आई हमारा 10 एम्पियर है, ये 5 कूलम है, निकालना टी है हमें। तो टी को इधर भेज देंगे, 10 को इधर ले आएंगे। तो टी बराबर 5 बटे 10, तो 5 दूनी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.5 सेकेंड हमको लेगा। क्या लेगा? 0.5 सेकेंड लेगा। क्या चीज? किसी भी चार्जेस को एक छोर से दूसरे छोर जाने में। तो आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, जानते हैं एक एक चीज को फिर से बारीकी से समझेंगे। अब देखिए, अब आती है रेजिस्टेंस। क्या आती है? रेजिस्टेंस आती है। अब हमारा नया नया टॉपिक आएगा। अब इस टॉपिक को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और टॉपिक को लिख लीजिए, व्हाट इज रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस लिखिए, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना। रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना किसी को। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना किसी को। तो हम कैसे किसी को रोकेंगे? जब मेरे पास क्षमता होगी रोकने की, तब हम रोक सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो रोकता है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का प्रयास करता है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे 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 आप जा रहे हैं घर, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, और जाने के साथ आपको मम्मी रोक ले, कहां से आया जी? तो मम्मी क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है आपको। क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। तो रेजिस्ट का, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है द सब्सटेंस which opposes the flow of current is known as resistance। बालक, ये चीज तो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो माइंड फ्रेश करिए, ठीक है। तो बालक अब समझ में आना है, करना क्या है? समझना ये कि रेजिस्टेंस कहते हैं सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। जैसे हमारे बजरंगबली दानवों को घुसने नहीं देते थे, तो रेजिस्टेंस के रूप में खड़े थे हमारे लिए। अभी भी हमारे बजरंगबली, हमारे महादेव, हमारे जो भी भगवान है, हमारे सभी भगवान हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। किसके विरुद्ध में? निगेटिव एनर्जी के रूप में। वो हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो हमको बचा के रखते हैं कि आप देख लेते हैं कौन आता है इसको छूने के लिए। हम इसके लिए जिंदा हैं, हम इसके लिए खड़े हैं। तो महादेव हमारे हमको बचाते हैं। इसी बात पे हर हर महादेव कमेंट में आप लोग को लिख देना है। तो रेजिस्टेंस, द सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करती है? रेजिस्टेंस इसको बचाने का प्रयास कर, करंट को रोकने का प्रयास करती है, और करंट रुकने का प्रयास नहीं करता, वो भी जाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आगे समझेंगे रेजिस्टेंस में ये वाला जो चीज हम बोले, लेकिन अभी इसको दिमाग में रखना है। द सब्सटेंस व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बालक हम दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ऐसे देखिएगा, इसको ऐसे दिखाते हैं, डिनोटेड बाय आर। इसको क्या चीज से दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। इस चीज को याद रखना है, आर से दिखाते हैं। और आर से दिखाने के बाद इसका ऐसा यूनिट भी होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ओम को एक और तरीका से लिख सकते हैं, इस प्रकार, ब्रेकर के रूप में, ठीक है। ओम को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिनोटेड बाय आर।
तो आर से इसको दिखाया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ओम, मतलब इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसको डिनोट किया जाता है ओम को इस प्रकार से। तो इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अब बोलिएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो बालक, फॉर्मूला हम ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे तो फॉर्मूला उसमें जानेंगे, लेकिन जब इस चीज को सीख रहे हैं तो इसको अच्छे से पहले समझते हैं। रेजिस्टेंस के बाद एक शब्द आती है रेजिस्टिविटी। क्या आती है? शब्द आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहते हैं किसको? रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या भगवान, हम लोग को भगवान मदद कर रहे हैं, हम लोग को भगवान रेजिस्टेंस के रूप में खड़े हैं, हमारे लिए महादेव हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में खड़े हैं। क्या हमको वो दिख रहे हैं? क्या दिख तो नहीं रहे, फिर भी हमको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस दिखती है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं दिखती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी औकात होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी औकात होती है। किसी भी रेजिस्टेंस कितना रेजिस्ट कर रहा है करंट को, वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। So what is resistivity? Resistivity is the ability of current या ability of resistance to oppose the flow of current is known as resistivity। मतलब करंट को रोकने की क्षमता को दर्शाती है कौन? रेजिस्टिविटी दर्शाती है। एबिलिटी, क्या औकात है इस कंडक्टर के अंदर, क्या औकात है, कितने करंट को रोक सकती है, वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टिविटी का एक्चुअल डेफिनेशन आपको जल्दी कहीं पर नहीं मिलेगा। रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखवा देगा। रेजिस्टिविटी को समझिए पहले एक्चुअल तरीके से। रेजिस्टिविटी होती क्या है? रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेजिस्टिविटी इज नथिंग। रेजिस्टिविटी औकात है। क्या है? रेजिस्टिविटी औकात है। किसका? रेजिस्टेंस का, कि कितने करंट को वो रोक सकती है, वो क्या कहलाती है? वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। बालक समझ में आया? एकदम आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो डूबो सब, डूब के मरो, कोई चारा नहीं है तुम लोग के पास। देखो, पढ़ाई अपने हाथ में है, किस तरह से पढ़ना है वो तुम बेटर तरीके से जानते हो। देखो, दुनिया में एक चीज जान लो, दुनिया में सबको झूठ बोल लेना, माता पिता से झूठ बोल लेना, इससे झूठ मत बोलना। ये बहुत खराब चीज है धरती पर, क्योंकि ये सब जानता है, ये जो हमारा है ना दिल, ये दिल हमारा सब जानता है कि हम झूठ कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमारा, अगर हमको खुद को पहचानना है तो हमको पहले यहां देखना होगा। अगर हम, जैसे मान लीजिए हमारा मिरर जो होता है ना, वो हमारा मिरर इसमें है, इस दिल में हमारा मिरर है, क्योंकि इसको सब पता है कि ये गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, कि ये क्या करने वाला है, इसको सब पता है। हम लोग झूठे दूसरे व्यक्ति के सामने झूठे दिलासा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इसको सब पता है। अरे अंदर अंदर होता है, अरे मेरे से गद्दारी कर रहा है तुम, हमसे गद्दारी मत करो कम से कम। तो इससे गद्दारी मत करना, इससे गद्दारी मत करना, इससे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर इससे जिस दिन झूठ बोलने लग जाओगे, उस दिन समाज में धीरे धीरे तुम नीचे चले जाओगे, गर्त की ओर चले जाते हो। ये बहुत खराब सेंसिटिव चीज होता है, ठीक है? तो इससे झूठ कभी मत बोलना। धरती पर सबसे झूठ बोलना, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना। अगर आज हमको ये चीज करना है तो आज हमको ये चीज करना है, चाहे उसके लिए हमको धरती क्यों नहीं पलटना पड़े, पलट जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अरे तुम लोग को काम क्या है? काम क्या है तुम लोग को IAS ऑफिसर बन गए हो क्या, कि टिक करना है, ये करना है, वो करना है? नहीं। क्या तुम लोग को पेपर वर्क करना है? नहीं यार, कोई पेपर वर्क नहीं है तुम्हारे पास। अगर 1 घंटा किसी से, आधा घंटा किसी से बात नहीं करोगे तो तुम्हारा धरती यहाँ इधर से उधर नहीं हो जाएगा, या किसी के तुम फोन नहीं उठाओगे तो शायद वो तुमसे नाराज नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम उतना बड़ा व्यक्ति अभी नहीं बने हो, तेरा कोई औकात नहीं है इस धरती पर, एक कीड़े के समान हो इस धरती में तुम। अगर वजन बनाना है तो ताकत बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजा वही बनता है जिसको कुत्तों की तरह मेहनत करने की आदत होती है, और कुत्ता की तरह जो मेहनत करना सीख गया वो राजा बन जाएगा। सक्सेस कोई 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 7 महीना में नहीं मिलता है। सक्सेस 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल की मेहनत नहीं होती। वो आपको 2 साल भी लगा सकती है, वो आपको 3 साल भी लगा सकती है। लेकिन अगर आप जिस चीज में लगन से मेहनत कर रहे हैं, अपने
दिमाग को एक जगह पर कंसंट्रेट करके मेहनत करें तो वो आपको एक दिन राजा जरूर बनाएगी। तो उस चीज को हमको समझना है कैसे क्या होगा। तो चलिए अब हम अपने बोर्ड के ऊपर आते हैं, बहुत भाषण दे दिए। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ रेजिस्टेंस, हाउ मच करंट ही अपोजेस, हाउ मच करंट इट अपोजेस। मतलब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टिविटी क्या? रेजिस्टिविटी एक औकात है रेजिस्टेंस का कि वो कितने करंट को रोक सकती है। रेजिस्टिविटी इज नथिंग, रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस। Resistivity is what? Resistivity, it is the ability of resistance. It is the ability of resistance to oppose the flow of current, to oppose the flow of current. ये क्या कहलाती है? To oppose the flow of current is known as resistivity. समझ में आया? रेजिस्टिविटी का मतलब समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टिविटी अगर हम कंडक्टर में बोले तो कंडक्टर मान लीजिए यहाँ पर करंट जा रहा है, इसको यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रहा है। तो एक चीज देखिएगा, अगर ये रोक रहा है करंट को यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे भी तो रोक रहा होगा कि हाँ इतना से इतना दूरी में रोक लेते हैं। तो मान लेते हैं इतना मीटर में रोका है, कितना मीटर में रोका। तो हम लोग रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट को क्या पढ़े थे? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसमें क्या एक्स्ट्रा जुड़ जाता है? मीटर। क्या जुड़ जाता है? ओम मीटर जुड़ जाता है। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट अगर हम बोले तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। क्यों? क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस ऊपर से एक कितने मीटर में ये रोक रहा है, इतने एरिया में रोक रहा है। तो इतने एरिया में जब वो रोक रहा है रेजिस्टेंस को, तो वो क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो इसका ऐसा यूनिट आप लोग को समझ में आया होगा। इट इज डिनोटेड बाय, क्या? इट इज डिनोटेड बाय। इसको डिनोट किसके करते हैं? इसको डिनोट करते हैं रो से। क्या कहते हैं? इसको रो कहते हैं बालक। ये दिमाग में स्टोर करके चलना है, अपने मोटे बुद्धि में इसको घुसाते हुए चलिए। डिनोटेड बाय रो। रो क्या होता है? रो रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है? रो होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को निकालते हैं, रेजिस्टिविटी होता क्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ आइए, तो रेजिस्टिविटी को आप समझते हैं। क्या? रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को निकालने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंस, बस और कुछ नहीं बोलना है बालक। आते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। देखिए, रेजिस्टेंस कहिए या रेजिस्टिविटी कहिए, दोनों बात बराबर है। आप लोग के अभी तक में आप लोग के दिमाग में ये चीज अस्थिर होकर घुस गया होगा, एकदम सट से ऐसे करके आया होगा, बुलेट की तरह घुस गया होगा। रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस के अंदर का गुण क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस क्या है? सब्सटेंस है। ये चीज आपके दिमाग में घुस गया होगा कि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है। अगर मैं रेजिस्टिविटी बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में रेजिस्टेंस का भी एक चित्र बनना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, जो आपको एक चीज बताना भूल गया, रेजिस्टेंस को जो होता है वो कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग। रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, फिगर से अगर बोले तो रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से हम दिखाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं रेजिस्टिविटी की ओर। देखिए, रेजिस्टेंस कहिए रेजिस्टिविटी कहिए, बात बराबर है। अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को अगर हम कहीं पर लेके गए तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है किसी भी चीज पर। तो अब समझते हैं कुछ क्या क्या चीज पर, फॉलोइंग चीज पर वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज पर बात करते हैं, इट डिपेंड अपॉन, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग थिंग्स या फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहला लेंथ को समझते हैं। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। इसका साइन क्या होता है? इस साइन के बारे में आपको बताते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है ना, हमको आपको विश्वास नहीं करेगा, हमको 10th क्लास के मिड तक समझ में नहीं आया था क्या होता है, ये होता क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन आखिर है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाम पहली बार सुन, अरे यार ये है क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? फिर मेरे दोस्त ने इस चीज को क्लियर किया, टीचर कोई नहीं क्लियर कर पाया था। हम पूछते टीचर से, टीचर हमको बैठा बैठ, लेकिन अब मेरा दोस्त इसको समझा दिया। तो दोस्त ही एक सच्चा साथी है।
तो देखिए रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। इसको पहला पॉइंट दे देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई चीज भी बढ़ रहा है, अगर आप घट रहे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई चीज भी घट रहा है। वो किसका साइन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। समझ में आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन किसको कहते हैं? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग के दिमाग में स्टोर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं। अगर हम रेजिस्टिविटी को बढ़ाएं तो लेंथ क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, सिंपल बात है। जब रेजिस्टिविटी उसके अंदर का गुण बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सिंपल बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहां से इतना दूर है, तो इस दूर में इतना ही रेजिस्टेंस लग रहा है, इतना ही रेजिस्टेंस लग रहा है, लेकिन हम इसका लेंथ को क्या कर दिए, तार के लेंथ को बढ़ा दिए, तो अब इतना दूर तक रेजिस्टेंस लगेगा। तो मतलब जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तार की लंबाई को बढ़ाएंगे, पहले इतना लंबा तार समझ लीजिए, फिर इतना लंबा तार, और उससे लंबा तार, बड़ा लंबा तार। तो जितना ज्यादा लंबा तार को हम बढ़ाते रहेंगे उतना रेजिस्टेंस हमारा बढ़ते रहेगा, रेजिस्टिविटी हमारा उतना बढ़ते रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम लेंथ को बढ़ाएं तो हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा डिपेंड करता है एरिया पर। किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है एरिया पर। एरिया पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब कुछ नहीं होता, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाता है, इनवर्सली कहलाता है। क्या कहलाती है वो, इनवर्सली कहलाती है, ठीक है। हाँ, तो इनवर्सली किसको कहते हैं, इनवर्सली कहते हैं बस उसका एक मतलब उसको डिवाइड में दे दीजिए, वो इनवर्सली कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझिएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एक के बढ़ने से अगर दूसरा चीज घटे, समझिएगा, जैसे आप ऊपर की ओर जाइएगा, हायर एल्टीट्यूड पे जाइएगा, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, घटने लगेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हमारा ऑक्सीजन लेवल घटते रहेगा। तो वो ऑक्सीजन उसके तुलना में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया बालक। तो इसका मतलब अगर एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी घट रहा है, अगर एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब मान लीजिए ये हमारे पास पतली सी तार है, तो इस पतली सी तार है मतलब इसमें एरिया क्या है, इसका कम है। तो जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आप लोग घर में देखे होंगे, आपके घर में पतला सा तार होगा घर में वायरिंग करने में, तो घर में जो पतला वाला तार जब वायरिंग किया जाता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन एगो पोल से हम लोग करंट को खींचते हैं, क्या कहते हैं, एगो पोल से करंट को खींचते हैं। तो पोल से जो करंट को खींचते हैं बहुत मोटा तार होता है, इतना मोटा करीब तार होता है। तो वो तार जब मोटा होता है, क्यों मोटा होता है, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम लगेगा तो करंट सुई आएगा, एकदम स्पीड में साई करके घुसते रहेगा। तो इसका मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम लगेगा, रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आया ये चीज, कैसे एरिया पे डिपेंड करता है। और तीसरा पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, हीट पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। उसको हम लोग को नहीं उतना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरा पॉइंट देते हैं। मतलब एक चीज याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को हम कभी भी नापते तो कांस्टेंट लेके चलते हैं कि हीट यहाँ पर कांस्टेंट है, हीट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो हीट भी कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करती है रेजिस्टिविटी को, तो लेकिन उसको बाद का विषय इसको समझेंगे। तो देखिए अगर इस दोनों को अगर हम मिलाएं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इस दो इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो समझिए क्या होगा, रेजिस्टिविटी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में आया कि नहीं। और हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, इस चीज को याद रखिएगा। जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, अगर इसको हटाना है, इसको हटाना ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसको हटाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन देंगे। किसका साइन देंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे। अगर इज इक्वल टू का साइन देंगे तो इज इक्वल टू का साइन के अलावा हमको एक और चीज देना होगा, एक कांस्टेंट का वैल्यू देना होगा, जिसको हम आर से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी बराबर आर एल बटे ए। रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस गुने लेंथ बटे एरिया। अगर हम इसको पलटा के भी लिखे तो क्या, रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टिविटी गुने एल बटे ए, एल बटे
ए होता है। बालक आप लोग को यहाँ तक कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं होगी, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर ले, फिर एक सवाल हम लोग करते हैं, उसके बाद अपने क्लास को एंड करके फिर अगले क्लास की ओर इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अब सवाल करते हैं, एक दो सवाल है, एक दो सवाल के बाद इसको हम लोग फिर क्लास को फिनिश करेंगे। सवाल आप लोग थोड़े से कॉपी में आप लोग नोट डाउन करिएगा। सवाल है कि इफ अ कंडक्टर if in a conductor लिखिएगा, if in a conductor length becomes 4 times its actual length and area becomes doubles to its actual position, then find the new resistance। सवाल समझ में आया क्या आप लोग को? समझिएगा सवाल को। सवाल है कि कोई भी पहले एक कंडक्टर था इस प्रकार से, आइडियल कंडक्टर था, ठीक है। अब इस कंडक्टर को ऐसे पकड़े, ऐसे करके चीर दिए, ऐसे करके क्या कर दिए, चीर दिए, आगे बढ़ा दिए, चीर दिए, तो इसका मतलब लेंथ को हम कितना बड़ा कर दिए, लेंथ को हम 4 गुना कर दिए, और एरिया को कितना बढ़ा दिए, 2 गुने बढ़ा दिए, और लेंथ को हम कितना 4 गुना बढ़ा दिए। तो हमारा एक्चुअल जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जैसा कि हम पहले जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टिविटी बराबर L/A। तो इसका रेजिस्टेंस पहले से क्या था, ये था, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस को हम R डैश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R डैश ले लेते हैं, और R डैश बराबर रो गुने L। L कितना है, लेंथ, R डैश बराबर L/A होगा, ये जो हम लोग जानते हैं, तो यहां से समझते हैं। R डैश बराबर रो गुने लेंथ कितना बढ़ा दिया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, 4 गुना बढ़ा दिया गया, और एरिया कितना 2 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो 2 से 2 दूनी 4, तो बचा कितना ये, तो R डैश बराबर 2 गुने रो L/A, ठीक है। अच्छा, रो L/A हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है पहले वाले का, तो हम R डैश बराबर 2 गुने R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो नया जो इसको कह सकते हैं, नया जो रेजिस्टेंस हमारा बनेगा, वो पुराने रेजिस्टेंस से कितना 2 गुना ज्यादा होगा, कितना 2 गुना ज्यादा होगा। तो ये सब चीज है, और इस प्रकार से हम समझेंगे, आगे भी बहुत सारे सवाल इसमें करेंगे। ये इस तरह का सवाल एक ठो बनता ही है, तो आप लोग 4 गुना, 2 गुना, आधा गुना, हाफ करके सब करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ जाइएगा। ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ये बहुत ही आसान सा चीज है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा। क्या आया होगा, क्लास में समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर नहीं आया तो दिमाग को फ्रेश करके फिर से देखो, बहुत मेहनत करके बताएं, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। अब चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।